यस, गुड इवनिंग। चरक संहिता सूत्र स्थान का 11वां अध्याय क्लास है आज तीसरी। कल पढ़ा था अपन ने चतुर्विद परीक्षाएं, उससे पहले पढ़ी थी अपने एषणाएं। अब चतुर्विद प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। पीजी के हिसाब ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, यूजी के हिसाब से बड़ा टॉपिक आता एग्जाम में लिखने के लिए। शुरू में लिखा तत्र आप्त आगम तावद वेदम। आप्त लोगों द्वारा प्रणीत मतलब लिखे गए या बोले गए शास्त्र वेद कहलाते। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब इसमें ये लिखा हुआ मैं बता देता हूं कि जो आप्त पुरुष है उन्होंने जो किताबें लिखी उसमें पुनर्जन्म लिखा हुआ है, इसलिए आप्त उपदेश से ये सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। उसके बाद आ गया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में लिखा भाई एक ही माता पिता की जो संतान है वो अलग अलग रंग रूप गुण बुद्धि की होती है। और अगर प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष अलग अलग की होती है तो प्रत्यक्ष प्रमाण ये कहता है कि अपन प्रत्यक्षतः ये देखते हैं कि समान माता पिता होने पर भी एक बच्चा जो है दिखने में ज्यादा सुंदर है, दूसरा उतना सुंदर नहीं है, तो उसके कर्मों के कारण ऐसा है। तो वर्ण स्वर आकृति सत्व बुद्धि ये भाग्य विशेष पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अच्छे कुल में जन्म लेना, सुखायु और असुखायु, एक ही माता पिता की संतान की अलग अलग आयु होना, है ना, ये सब। लास्ट में एक शब्द लिखा जाति स्मर। ये वो टीवी में न्यूज वाले नहीं दिखाते हैं कि यूपी के अंदर एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो 5 साल होने के बाद बोलता है कि मैं तो वहाँ एमपी के उस जगह के उस गांव का हूँ और मेरे वहां पर ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ये है वो है ऐसा। तो वो जाति स्मर उन्हें कहा जाता है जिन्हें पिछले जन्म का याद रहता है। तो ये बोल रहा है कि कभी कभी जाति स्मर मतलब जन्म के पहले वाली बातें याद हो, ऐसे बच्चे भी देखे जाते हैं। तो वो भी ये बताता है कि पुनर्जन्म होता है। चलो अपने काम की जितनी चीजें हैं उतनी तो बता देता हूँ मैं, बाकी उससे ज्यादा जरूरत नहीं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ध्यान देंगे। देखो, एक होता है देव कर्म, एक होता है पौरुष कर्म। देव कर्म मतलब पिछले जन्म के कर्म, और पौरुष मतलब इस जन्म के कर्म। लिखता है स्वकृतम खुद के किए हुए, अपरिहार्य नहीं टाले जाने वाले, अविनाशी जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, पूर्व देविकम पिछले देह के, देव संगकम देव कर्म कहलाते हैं, अनुबंधिकम जो जुड़े हुए। तो स्वकृतम अपरिहार्यम अविनाशी पूर्व देहिकम देव संगकम अनुबंधिक कर्म तस्य एतत् फल। ठीक, फलाद बीजम अनुमीयते फलम च बीजा। फल से बीज का और बीज से फल का अनुमान किया जा सकता। तो जैसे काम कर रहे हो उससे अगले जन्म का तय हो जाएगा, और इस जन्म में जो मिल रहा है उससे पिछले जन्म का अनुमान लग रहा है, ऐसा लिखा। नेक्स्ट, तो ये अनुमान प्रमाण से सिद्धि। नेक्स्ट देखो, युक्ति प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। क्या लिखता है? षड धातु समुदायात गर्भ जन्म, कर्तु करना संयोगात क्रिया। कर्ता और कर्ण के संयोग से क्रिया होती। कर्तस्य कर्मणम फलम न अकर्तस्य, और अगर कर्म है तो ही कर्ता है, मतलब कर्ता की वजह से ही तो कोई क्रिया संभव होती। तो कर्ता होने का मतलब कर्म का होना हुआ, और अगर हम कर्म को मान लें अच्छे बुरे कर्म तो फिर पुनर्जन्म मान ही लिया ना। अगले का न अंकुर उत्पत्ति अबीजात, ये इंपॉर्टेंट टुकड़ा है कि जमीन के अंदर से कोई बारिश हुई और कुछ अंकुरित हुआ, तो ये इस बात की गारंटी है, ये इस बात का आपको युक्ति लगा के पता चल जाएगा कि जमीन में पहले बीज था। कर्म सदृश फलम न अन्य अस्माद बीजाद अन्य उत्पत्ति इतिरिय। जैसा कर्म है वैसा ही फल, ये युक्ति है। तो ये युक्ति से भी इसने कुल मिला के सिद्ध कर दिया। इस प्रकार चारों एवं प्रमाणेश चतुर्प्रदिष्टेर पुनर्भवम धर्म द्वारे से, तो इस तरह से
चारों प्रकार की परीक्षाओं से ये सिद्ध हो गए। यहाँ इन्होंने जरूर एवं प्रमाणित चतुर्विरुक्त ऐसा बोला है, लेकिन अपने को इसको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में परीक्षा ही बोला है। और चूंकि रूढ़िवादिता को अपन बोलते हैं ना कि इनको प्रमाण बोलते हैं सब, तो वो लिखते टाइम पे चरक भी कहीं ना कहीं इसको प्रमाण लिख दिया था। बाकी चरक ने परीक्षा ही बोला, इसको ध्यान देना। ठीक है, इति तृतीय परलोकेशना, इस तरह से ये तीसरी परलोकेशना सिद्ध हुई चतुर्विध परीक्षाओं से। अब आपको मैं रिकैप कर देता हूं चीजें है क्या और अपन पढ़ क्या। चरक संहिता के दो पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको पूर्वार्ध कहते हैं, इसको उत्तरार्ध। इस फर्स्ट पार्ट के अंदर सूत्र स्थान, पहला स्थान है, उसमें 30 चैप्टर, जिसका अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, 11th चैप्टर, जिसका नाम है त्रिएशनी। इस त्रिएशनी में 3-3 के 8 कॉम्बोज थे, जिसमें से एक अभी तक अपन ने पढ़ा है, वो है त्रिएशन। बस ये पूरा हुआ है। और ये चैप्टर लेंथ इसीलिए हो गया कि त्रिएशना को प्रूव करना पड़ा। तो उससे पहले परीक्षाएं समझी, फिर उन परीक्षाओं से त्रिएशना को प्रूव की। अब बहुत आसान है, 7 बचे हुए यहाँ है। तो नंबर 2 पे है त्रिउपस्तंभ, 3 पे त्रिविध बल, 4 पे 3 आयतन मतलब हेतु, 4 पे त्रिविध रोग, 5 पे त्रिरोग मार्ग, 6 पे त्रिविध भीषज, 7 पे त्रिविध औषध। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं 3 उपस्तंभ, आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य। ये चरक के अनुसार तीनों उपस्तंभ है। और स्तंभ क्या हुए, वात पित्त कफ। तो उपस्तंभ का मतलब हो गया जैसे मेन पिलर होता है, तो ये सब पिलर्स है। 3 स्तंभ तो शरीर के वात पित्त कफ, या अगर आप वैसे मान पर शरीर के तो वात पित्त कफ ही होंगे। मनुष्य के या पुरुष के हिसाब से सोचें तो फिर सत्व आत्मा शरीर होंगे, त्रिदंड होंगे। ठीक है, लेकिन शरीर के हिसाब से वात पित्त कफ ही। और त्रिउप स्तंभ ये है, आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य। वाग्भट ने अब्रह्मचर्य लिखा। ठीक है, चलिए एक टुकड़ा आया, संस्कारम अहित अनुपसेव मानस। इसको इस किताब में ऊपर लिख लेना, टॉप पे, यहां जो जगह होती है यहाँ, और संस्कार जगह डॉट डॉट लिख दो। ये कह रहा है संस्कार का मतलब होता है कि चीजों में से खराब चीजों को फिल्टर करना। जैसे चावल है, तो चावल के अंदर मान लो मिट्टी है, कंकड़ है, तो उनको अलग कर लिया, तो ये एक संस्कार हो गया। फिर चावल अब ऐसे खाएंगे तो नहीं पचेंगे, तो उनको सीटी लगा दी, पका लिया। अब भी फीके हैं, खा तो सकते हैं पर टेस्ट नहीं आ रहा है, और गुण बढ़ाने, तो संस्कारों की गुणा अंतर्दान बोलते हैं ना। तो संस्कार का मतलब अच्छी चीजें ऐड करते जाना। जबकि ये जो टुकड़ा लिखा है, संस्कार का मतलब अहित चीजों का सेवन नहीं करना, यही तो हुआ, अहित चीजों को अलग करना। तो ये थोड़ा अलग तरह का टुकड़ा यहाँ आता है चरक में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके लिए, ये संस्कार के, और उसकी डिटेल आगे बताएगा चैप्टर। नेक्स्ट, त्रिविध बल, सहज, कालज, युक्तिकृत। सहज मतलब आप में जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो, कालज मतलब सीजन के अकॉर्डिंग जो आपकी इम्यूनिटी रहती है। जैसे सर्दियों में आपके शरीर का बल ज्यादा होता है, अग्नि का बल ज्यादा होता है, जो मैंने आपको ऋतुचर्या में पढ़ाया था कि हेमंत के अंत में और शिशिर के मतलब हेमंत के अंत में और शिशिर की स्टार्टिंग में मैक्सिमम बल होता है ना, और ग्रीष्म के अंत में, वर्षा के शुरू में मिनिमम होता है। तो दूसरा बल वो हो गया। तीसरा है युक्तिकृत, जो एक्सरसाइज करेगा, जो खाना पीना आहार विहार सही करेगा, उसने युक्ति पूर्वक, या फिर कोई मेडिसिन खा रहा है, सप्लीमेंट खा रहा है, तो वो युक्ति पूर्वक जो प्राप्त किया वो। तो 3 तरह का बल है। लिखता है सहजम शरीर सत्व्यो प्राकृतम, सहज मतलब प्राकृत, नेचुरली जो मन और शरीर का बल होता है वो। काल कृतम ऋतु विभाग जब, और जो कालज होता है वो ऋतुओं के हिसाब से डिवाइडेड। और वह कर्तम च, या फिर एज के हिसाब से, जैसे बालक और वृद्ध में बल कम होता है, युवा में ज्यादा होता है।
तो दो तरह से हो गया, ऋतु विभाग जन्य और व्यकृत, कौन सा, कालज, लास्ट युक्तिकृत, ये आहार चेष्टा योग। आहार और चेष्टा मतलब विहार के जुगाड़ से जो बल प्राप्त किया जाता है वो युक्तिकृत होता है। बाकी अपन टाइप ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे तब बात और अच्छे समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, रोगों के 3 आयतन। अर्थानाम कर्मणम कालस, मतलब काल, अर्थ और कर्म, अर्थ मतलब इंद्रिया का अतियोग, अयोग, मिथ्या। आयतन किसका पर्याय है, हेतु। तो रोगों के 3 हेतु है। थोड़ा सा इनको सही से अगर समझे, जो आयुर्वेद में टर्मिनोलॉजी चलती है उसके हिसाब से, तो ये बन जाएंगे असातमेन्द्रिया, संयोग, ये बन जाएगा प्रज्ञाप्रात, और तीसरा तो काल ही है। अब काल का इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ, और कर्म का अयोग, अतियोग, मिथ्या योग। चरक बोलते हैं अयोग, अतियोग, मिथ्या योग, और वाग्भट जी बोलते हैं हीन योग, अतियोग, मिथ्या योग। वो हीन बोलता है की जगह, ठीक है। चलो ये बात होगी। अब क्या है सुन लो। सबसे पहले इंद्रियों का अयोग, अतियोग, मिथ्या योग। तो जैसे दृक इंद्रिय है, तो ज्यादा चमकती चीजें देख रहे हैं, ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, ज्यादा स्क्रीन टाइम है, तो ये दृक इंद्रिय का अतियोग। ठीक, सर्वस्व में आंख नहीं खोल रहा, कभी कुछ देख ही नहीं रहा है, तो अयोग। और गंदी चीजें देख रहा है, विभत्स चीजें देख रहा है ना, डरावनी चीजें देख रहा है, तो ये मिथ्या योग। क्लियर है। वैसा ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सबका। तो शब्द का जैसे हो गया कि बहुत ज्यादा शोरगुल वाले इलाके में रहना, तो अति योग है, बिल्कुल ही साउंड नहीं है, अयोग। और बहुत डरावने शब्द है जहां पर तेज हवाएं चल रही है, बिजलियां कड़क रही है, पहाड़ टूट रहे हैं, साए साए की आवाजें आ रही है, तो ये क्या हो गया, मिथ्या योग। या कोई जानवर रो रहा है, या किसी जानवर को काटा जा रहा है और वो रो रहा है, ऐसी आवाज। ठीक है, ये शब्द। फिर आ गया स्पर्श। स्पर्श में वही अतियोग, जैसे किसी भी उसका, किसी भी प्रकार के स्पर्श का ज्यादा होना, स्निग्ध, रुक्ष, इस तरह से, और बिल्कुल नहीं होना। और मिथ्या योग में जो है इस तरह की चीजें आ जाएगी कि जैसे एक आधा एग्जाम्पल बता देता हूँ तुमको। जैसे अति शीत, उष्ण, स्पर्श, ये अति योग। स्नान, अभ्यंग इत्यादि ज्यादा करना, करना ही नहीं, अयोग। और स्नान आदि शीत स्नान, स्पर्शमानम, अनुपूर्व उपसेवनम, विषम स्थान अभिघात, सूची भूत स्पर्श, कुछ गंदी चीजों का स्पर्श हो गया, पांव के गोबर लग गया, ये मिथ्या योग है, स्पर्श इंद्रिय। ठीक, ये सब ठीक है, ये सबको समझ में आने वाली चीजें, यहां से कुछ आएगा भी नहीं। जो आएगा वो ये है, रसेंद्रिय। अब देखो, रसेंद्रिय का अतियोग समझ में आता है कि आप रसों के लिए एडिक्टेड है, तो बहुत ज्यादा चटोरे टाइप के होंगे, या तो या बहुत ज्यादा मीठा खाने वाले होंगे, वो अतियोग है। अयोग मतलब आप रसों का सेवन ही नहीं करने, तो माल न्यूट्रिशन है। रसेंद्रिय का मिथ्या योग क्या करे, ये चैलेंजिंग है। तो रसेंद्रिय का मिथ्या योग जो बोला है वो है मिथ्या योगो राशि वर्जेशु आहार विधि विशेष आयतनेशु वक्ष्यते। अब आप विमान स्थान के पहले अध्याय में अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन पढ़ेंगे, और उन 8 में एक है राशि, मतलब भोजन की मात्रा। अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन का मतलब है खाना खाने से पहले ये 8 चीजें सोचनी चाहिए। मतलब खाना खाने से पहले खाने के बारे में और खुद के बारे में
इन 8 चीजों को सोच के फिर खाना खाना चाहिए। वो अष्टविध आहार विधि विशेषायतन है, तो उसमें से एक राशि भी है कि खाना कितना खाना चाहिए। अब राशि का अयोग अतियोग तो रसेंद्रिय का अयोग अतियोग ही हो गया। राशि में ज्यादा अतियोग, राशि का अयोग वही रसेंद्रिय का अयोग। तो इन 8 में से राशि को हटा दिया, मात्रा, बाकी 7 रख ली। लिखो नोट डाल। रसेंद्रिय का मिथ्या अयोग, राशि को छोड़कर अन्य आहार विधि विशेषायतन के अनुरूप रसों का सेवन नहीं करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आएगा, अच्छा पेपर सेट होगा तो जरूर पूछे। ऐसे नहीं होता क्लास में मैडम, कौन सा श्लोक दोबारा दिखाएं? श्लोक तो आप पास बुक होगी ना, ये मैं लिखा वो दिखा रहा हूं। अच्छा, नंबर जानने चाह रहे होंगे, अब तो बात पुरानी होगी, 10 मिनट पहले की होगी यार। अब तो पता चल गया वो कौन सा श्लोक कहां से शुरू हुआ। चलो लिखा, बात समझ में आई ना ये वाली? बोलो, ये वाली बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अच्छा, समझ में नहीं आया रसेंद्रिय मिथ्या, सुन लो। देख, रसेंद्रिय क्या है? रसों का सेवन जिस इंद्रिय से पता चलेगा वो, मतलब जो अपन भोजन लेंगे उसी से तो रस प्राप्त होगा, जो अन्न पान लेंगे उससे। तो रसेंद्रिय के 3 तरह के गड़बड़ योग हो सकते हैं जो रोग उत्पादक। अगर संयोग है तब तो निरोग है। ठीक है, अब इन 3 योग से अल्टीमेटली क्या होगा? रोग का उत्पादन। कौन कौन सा? अति योग, अयोग और मिथ्या योग। ठीक, अब रसेंद्रिय का अति योग क्या है? ज्यादा खाना। अयोग क्या है? कम खाना। लेकिन मिथ्या योग क्या करें? जैसे मिथ्या योग को कैसे समझे? अब प्रेजेंट के टाइम से मैं आपको समझा दूं। देखो, अगर कोई ओवर ईटिंग करता है वो रसेंद्रिय का अति योग है, डाइटिंग कर रहा है अयोग है, बैलेंस खा रहा है कोई बीमारी नहीं। लेकिन मिथ्या योग है, जैसे जंक फूड खा लिया, ऑयली चीजें खा ली। तो आहार विधि विशेषायतन विमान स्थान के 8वें अध्याय में 8 रूल है खाना खाने से पहले, जिनको ध्यान में रखना है कि जैसे भाई खाने का प्रकृति कैसी है, मेरी प्रकृति कैसी है, खाना किस प्रोसेस से बना है, खाने में क्या क्या है, मेरा देश कौन सा है, खाना किस देश की विषय वस्तु से बना हुआ है, अभी समय कौन सा, काल कौन सा है, सर्दी गर्मी बारिश क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये खाना है कि नहीं। समझ रहे? तो वो 8 रूल जो है वो अगर फॉलो किए जाए तो समयोगी है। लेकिन अगर उन 8 रूल को फॉलो नहीं करता है कोई, अष्टविधार विधि विशेषायतन, तो इसे रसेंद्रिय का मिथ्या योग मानेंगे, बिना सोचे समझे खा रहा है कुछ भी। समझ रहे? लेकिन इस 8 में भी एक जो है ना, इन 8 में से एक जो पैरामीटर, वो है क्वांटिटी। तो उस क्वांटिटी वाले केस में जब वो 8 है, उसमें से क्वांटिटी तो ऑलरेडी यहां होगी ना डिस्क्राइब रसेंद्रिय की, ज्यादा खाना और कम खाना। तो जो क्वांटिटी वाला पैरामीटर है उसको इंक्लूड नहीं किया 8 में से,
7 पैरामीटर्स को ही इंक्लूड किया, क्योंकि एक पैरामीटर जो क्वांटिटी वाला है वो वहां अष्टविध में तो है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है अतियोग अयोग के नाम से। तो उस राशि या क्वांटिटी वाले पैरामीटर को एक्सक्लूड करके बचे हुए 7 रूल्स को जो फॉलो करके खाता है उसको तो मिथ्या योग होता नहीं है। लेकिन जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करके जिन रसों का सेवन किया जाता है वो सब किसके एग्जाम्पल है? मिथ्या योग। बात समझ में आई? जल्दी जल्दी समझो बात, ये बात समझ में आई? अपना कप है ना, उसके अंदर जो भरा है उसको खाली करना है पहले, फिर जो समझा रहा हूं वो सुनना, अपने हिसाब से कुछ भी मत सोचो। वापस समझा रहा हूं, सुन लो। रसेंद्रिय का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग 3 तरह से रोग उत्पादक। अतियोग मात्रा में ज्यादा मतलब ओवर ईटिंग, और अयोग मतलब ओवर डाइटिंग, एक्चुअली मतलब कैलोरी इनटेक करना ही नहीं। और मिथ्या योग है ना, इसको कैसे समझाएं? इसका मतलब हर कुछ ही खाना। तो हर कुछ खाने वाला आदमी जो खाना खाने के 8 रूल है उनको तो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो खाना खाने के 8 रूल को फॉलो करता है वो हर कुछ नहीं खाता। तो बेसिकली रसेंद्री का मिथ्या योग क्या हुआ कि जो खाना खाने से पहले 8 चीजें सोची जाती है उनको फॉलो नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? रसेंद्रिय का मिथ्या योग कर रहा है। लेकिन उन 8 पैरामीटर में से भी एक तो राशि है, क्वांटिटी है, और क्वांटिटी की बात ऑलरेडी यहां हो गई है, तो वहां फिर रिपीट नहीं करके बोला उन 8 में से राशि को छोड़ के बाकी जो अष्टविध आहार विधि विशेषायतन है उन रूल्स को ब्रेक करके खाना जो खाया जाता है, जो रस का आस्वादन किया जाता है, वो सभी रसेंद्रिय के मिथ्या योग है। अब बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अभी भी समझा सकता हूं अगर समझ नहीं आए तो, लेकिन बाद में गड़बड़ नहीं चलेगी। बोलो। समझ आ गया ना? बस 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 बस, चलो। यही तो लिखा है ऊपर, रसेंद्रिय का मिथ्या योग राशि को छोड़कर अन्य आहार विधि विशेष आयतन के अनुरूप रसों का सेवन नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आगे स्पर्श इंद्रिय, कोटेशन नंबर 38 लिखा है, तत्र स्पर्शन इंद्रियम इंद्रियाणाम इंद्रियम व्यापक। सभी इंद्रियों में व्यापक इंद्रिय कौन सी है? स्पर्श इंद्रिय। जैसे आपका श्रोतेंद्रिय हो, दृक्केंद्रिय हो, सब जगह पे क्या है? स्किन तो है ही। तो स्किन अधिष्ठान है, तो जहां स्किन होगी वहां स्पर्श इंद्रिय भी होगी। तो सभी इंद्रियों में व्यापक मतलब सब में फैली हुई इंद्रिय कौन सी है? स्पर्श इंद्रिय। अगर आपसे पूछा जाए ना प्रधान इंद्रिय, तो क्या आंसर करोगे? पढ़ा दिया है मैंने पहले। चक्षु इंद्रिय। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए, बात चलिए तो दूर तक जाएगी। ठीक है। प्रधान इंद्रिय चक्षु इंद्रिय, और शरीर का सबसे उत्तम अंग या उत्तमांग किसको कहते हैं? सिर। चलो अब लिखता है एक बहुत सुंदर सा टुकड़ा, चेत समवाय। आपका मन जो है वो आपके पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है, आपके शरीर की हर एक जगह से वो कनेक्टेड, और ये इंद्रिय भी आपके शरीर की हर एक जगह से कनेक्टेड है। इसलिए इसने लिख दिया कि मन और स्पर्श इंद्रिय दोनों एक साथ रहते हैं। चेत के साथ समवाय संबंध किस इंद्रिय का? चेत के साथ समवाय संबंध किस इंद्रिय? मैं इसका आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि अपने साथ में कोई बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है
और अपने को लगता है कि कहीं ये सपना तो नहीं है, तो अपन अपने दोस्त को क्या बोलते हैं, चिमटी काट, ऐसे। जब हम नींद में होते हैं तो चेतनता होती नहीं है, मतलब चेतनता तो होती है लेकिन मन जो है वो सो चुका होता है। अब जैसे आप स्पर्श इंद्रिय को छेड़ोगे मन एक्टिव हो जाएगा। अगर नींद में हो तो मन एक्टिव नहीं होगा, तो आपको दर्द होगा ही नहीं चिमटी काटने पर। लेकिन अगर आपके साथ रियल में ऐसा हो रहा है तो आपका मन तो एक्टिव है, तो उस पेन को एम्पलीफाई करेगा, तो आपको पता चलेगा अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है मतलब जागृत अवस्था में हूं। तो स्पर्श इंद्रिय हमेशा किसके साथ रहती है, चेत। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। चेत समवाय कौन सी इंद्रिय, स्पर्श, ठीक। तत्र सर्व इंद्रियाणाम व्यापक स्पर्श करतो यो भाव विशेष। सभी इंद्रियों में व्यापक इंद्रिय, सभी इंद्रियों में फैली हुई इंद्रिय कौन सी, स्पर्श इंद्रिय, ठीक। अगले लिखता है पंचविद त्रिविद विकल्प इति असात्म इंद्रियार्थ संयोग। क्यों, 5 इंद्रिय है और उनके 3 मिसमैच है, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। तो टोटल कितने, 15। इस 15 रॉन्ग कॉम्बिनेशन को ही असात्म इंद्रियार्थ संयोग कहते हैं। लिखा है सात्म्यार्थ तो उपशय, अब ये तो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, अनुपशय। जो सपोर्टिव होते हैं, संयोग की तरफ होते हैं, वो उपशय कहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, असात्म इंद्रिया, 3 कारण थे रोगों के। पहला था असात्म इंद्रिया संयोग, दूसरा था कर्म का, जिसको अपन बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। कर्म का अयोग, अतियोग, मिथ्या योग क्या है, वाक, मन और शरीर, इन तीनों चीजों से होने वाली सभी चीजें कर्म कहलाती। ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ, वो देते हैं डॉट डॉट डॉट, वाक, मन, शरीर, प्रवृत्ति। वचन से, मन से और शरीर से किए जाने वाले सभी काम कर्म कहलाते। वाक, मन, शरीर, अति प्रवृत्ति, अति योग, अप्रवृत्ति, अयोग। और मिथ्या योग में क्या आएगा, देखो जरा। जैसे शरीर वाला मिथ्या योग क्या है, जो धारणीय वेग है उनको धारण नहीं करना, जो अधारणीय उनको धारण करना, ऊंची नीची जगहों पे जाना, जिनसे शरीर के साथ प्रॉब्लम हो, गिरना, पड़ना, प्रदूषण में रहना, कोई चोट पहुंच जाए, कोई गला दबा दे, प्राणों का अवरोध हो जाए, ये सब शरीर के साथ में किए जाने वाले मिथ्या योग है। और अभी आप देखते हैं ना अक्सर कि लोग अननेसेसरी ही शरीर को दांव पे लगाते हैं। कैसे, एडवेंचर के नाम पे। करना चाहिए, अच्छा है, जिनको लगता है कि जीवन तभी है जब एडवेंचर है, लेकिन एडवेंचर ही जीवन नहीं है। तो आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते होंगे कि जैसे जंगलों में जाते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स भी होते हैं, उनका शौक और काम है तो पूरे सेफ्टी फीचर्स के साथ करना चाहिए उनको। लेकिन अगर कोई वैसी बावड़ा है जो शरीर का बिल्कुल सोचता नहीं, जैसे अक्सर होते हैं ना कुछ बच्चे लोफर टाइप के, कि जैसे अक्सर जो गांव में गाड़ियों के पीछे लटक जाते हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली पकड़ के लटक जाते हैं, तो उस तरह की सोच जिससे शरीर को नुकसान पहुंचे, वैसी लापरवाही करना, बिना हेलमेट के चल रही है, सीट बेल्ट नहीं लगाया, और स्पीड कर रहे हैं, दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, गाड़ी को आगे से ऊपर उठा रहे हैं, बाइक को, है ना। तो ये सब क्या है कि जानबूझ के शरीर को प्रॉब्लम में डालने वाली जो चीजें, वो सब शरीर के मिथ्या योग। अब है वाक के मिथ्या योग, चुगली करना, झूठ बोलना, कलह करना, वाद विवाद करना, किसी को कड़वे वचन कहना, किसी को चिढ़ाने के लिए कुछ बोलना, ये सब वाक के मिथ्या योग। अब आते हैं मन के मिथ्या योग, गुस्सा, डर, दर्द, दर्द मतलब मन वाला दर्द, जिसको शोक कहते हैं, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब मिथ्या योग है, किसके, मन के। चलिए
नेक्स्ट, त्रिविधम त्रिविध विकल्पम कर्मम डॉट 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 3 × 3 इज प्रज्ञा। कैसे भाई? यहां 3 कौन है? वाक, मन, शरीर। इन तीनों के 3 रॉन्ग कॉम्बिनेशन, अयोग, अतियोग, मिथ्य। इसको क्या कहेंगे? और 5 × 3 आया तो सात्म इंद्रियार्थी। ठीक है। नेक्स्ट, काल। काल का मिथ्या योग तो अभी चल ही रहा है। गर्मी के टाइम पे बारिश है, आंधी है, तूफान है। शीत उष्ण वर्षा लक्षण पुनर्हेमंत ग्रीष्म संवत्सरम सह काल है। सर्दी गर्मी बारिश का अपने अपने टाइम पर होना काल है। लेकिन सर्दी में ज्यादा सर्दी पड़े भयंकर, गर्मी में बहुत भयंकर गर्मी पड़े। और मिथ्या योग क्या है? सर्दी में सर्दी नहीं पड़ना, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ना, बारिश में बारिश नहीं हो। आगे लिख दिया आचार्य चरक ने, काल जयी श्लोक, काले पुनः परिणाम उच्चते। काल ही परिणाम, समय ही रिजल्ट है। तो काल का अयोग अतियोग मिथ्या योग करोगे तो रिजल्ट खराब है। काल का संयोग चलेगा तो रिजल्ट अच्छा ही आना। समझ पा रहे हैं? अभी वो ऑल इंडिया वाले मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया आज, लक्ष्य वाले। उसमें अपने आरजीसी के खूब बच्चे। लक्ष्य विश्व आयुर्वेद परिषद का एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है एपीजीटी से पहले, जिसमें एपीजीटी की तैयारी करने वाले बच्चे एग्जाम। तो जिन बच्चों ने पढ़ा उसमें है, जिन्होंने लापरवाही करी उसमें नहीं। और ठीक ऐसा ही 1 महीने बाद होगा, 1.5 महीने बाद होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा। 4 को एग्जाम है, फिर उसके बाद में उन्हीं बच्चों के रिजल्ट अच्छे आएंगे जिन्होंने पूरी साल बहुत अच्छे से और एडवांस मेहनत करी। एक होता है ना प्रो और एक होता है प्रोमैक्स। तो प्रोमैक्स टाइप की मेहनत जिसने करी है उसका श्योर सिलेक्शन, श्योर सीट, शानदार इंस्टीट्यूशन, शानदार ब्रांच। नेक्स्ट, इति आत्मेंद्रिया संयोग प्रज्ञा अपराध और परिणाम, ये 3 चीज, यही तीनों कारण हैं रोगों। संयोग प्रकृति रहे तो लिख दो, दुख या रोग के कारण 3, सुख या आरोग्य का कारण 1। संयोग, अयोग, अतियोग, मिथ्या। और सुख दुख के कारण पूछे, दोनों को जोड़ दो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब कुछ बता रहा है तुमको जाते जाते। सर्वेषां भावानां भाव अभाव न अनंतरेण योग अतियोग मिथ्या योग समुपलब्धे यथा सु युक्ति आपेक्षणो ही भाव अभाव। कह रहा संयोग करने के लिए युक्ति चाहिए। जो ये तीनों बिगड़ने वाली चीजें ये तो अपने आप ही हो जाएगी। ठीक, चलो नेक्स्ट अगला त्रिक। ऐषणाएं होगी 3 बल हो गए, 3 रोगों के कारण हो गए। चौथा त्रिक आ गया, 3 रोग माने निज आगंतुज मानस। निज मतलब शारीरिक दोषों से उत्पन्न रोग। आगंतुज का मतलब कहीं जल गया, गिर गया, एक्सीडेंटल सारा कुछ, किसी जानवर ने काट लिया, किसी ने लात घूंसे चला दिए, किसी ने तोड़ फोड़ दिया आदमी। तो जितने भी एक्सटर्नल ट्रॉमा कॉजेज हैं या ट्रॉमेटिक कंडीशंस, वो सब आगंतुज। मानस, दिमाग खराब कब होता है आदमी का? कि जो चाहा वो नहीं मिले, और जो मिला है या जो मिल रहा है वो चाहा नहीं। मानसम पुनर रिष्टस्य अलाभ। जो रिष्ट है, जो चाहत है, जो सोच आपकी मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये चीज जिंदगी में चाहिए, मुझे इसके साथ रहना। तो जो रिष्ट है, रिष्ट का मतलब
चाही गई वस्तु, व्यक्ति, कंडीशन या कुछ भी, तो जब चाहा हुआ नहीं मिले, रिष्टस्य अलाभ, लाभात च अनिष्टस्य, उसके बदले में जो मिल रहा है वो चाहिए नहीं, तो उस टाइम दिमाग खराब होता है और ये मानस रोग कहलाता, मतलब इनसे मानस रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये 3 तरह की परिभाषाएं, निज मतलब वात पित्त कफ से उत्पन्न, आगन तो समझ में आ गए, और इससे रज और तम ऊपर नीचे होंगे इस कंडीशन से, इससे मानस रोग। चलिए, मानस रोगों की चिकित्सा। धर्म अर्थ काम नाम हिता नाम उपसेवने, हिता नाम च उपसेवने प्रति। धर्म अर्थ काम को ध्यान में रख के जो व्यक्ति हित अहित को सोचते हुए और अपनी सही बुद्धि का प्रयोग करता है, सत्ता बुद्धियां, उसके साथ ऐसा नहीं होता। चलिए, लास्ट लाइन सबके लिए इंपॉर्टेंट है और डायरी में लिखनी। आत्मदेश कुल काल बल शक्ति ज्ञान यथावत चरित। अगर आपका दिमाग खराब है तो आत्मचिंतन करें। आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में आपके जैसे केस में ज्यादातर क्या हुआ है, उन बातों को सोचें। कुल काल बल शक्ति ज्ञान। अब आपको लग तो रहा है कि यहाँ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आप खुद ही शक्तिहीन है, तो कुछ नहीं करना है, आपको सहना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप उसको डिफेंड करेंगे तो आउट कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे सिस्टम से। बल शक्ति ज्ञान आत्मदेश कुल काल, इनको सोच के और समझदार आदमी की तरह उस सिचुएशन को डील करना है। ओवर रिएक्ट नहीं करना है, समय आने पे रिएक्ट करना है। या फिर अगर आपका अंतर्मन और आत्मा कह रही है कि बात तो सामने वाले की सही है और वो जो बोल रहा है वही, उसी का मैं हकदार हूँ, उसी चीज को डिजर्व करता हूँ, तो फिर उसको एक्सेप्ट करें। तो आत्मदेश कुल काल बल शक्ति ज्ञान, ये चिकित्सा है किसकी? मानस रोगों। और ये है दुनिया का सबसे सुंदर कोटेशन मानस रोगों का। मानसम प्रतिभेषजम त्रिवर्गस्य अन्वेक्षण। तुम अपना धर्म अर्थ काम है ना, उनके बारे में ठीक से सोच, तुम्हारे दिमाग में कोई फ्रस्ट्रेशन आएगी नहीं। समझ पा रहे हैं? विज्ञान आत्मा आदि नाम च सर्व, विशिष्ट ज्ञान आत्मज्ञान को फॉलो करना। डायरी में लिखना बाबू। चरक सूत्र 8, सूत्र 11। नेक्स्ट, त्रिरोग मार्ग। शाखा मर्मास्ति संधि कोष्ठ, ये 3 रोग मार्ग होते हैं। जो सबसे बाहर की साइड के रोग होते हैं वो शाखाओं में आते हैं, फिर जो मिडिल में होते हैं वो मर्मस्ति संधि, और जो बिल्कुल अंदर होते हैं वो कोष्ठ के रोग होते हैं। तो लिखता है रक्ताद्यो, शाखा रक्ताद्यो धातु त्वचा च। त्वचा में, रक्त में, बाहरी धातु में जो रोग होते हैं वो शाखागत, ठीक है। फिर उसके बाद में मर्म अस्थि संधि में होने वाले रोग मध्यम रोग मार्ग होते हैं, मध्यम रोग मार्ग कहा जाता है इसको। तो मर्म देखो, बस्ती, हृदय, मुर्दा, ये सब मर्म है। अस्थि संधि, अस्थि संयोग मतलब जॉइंट, तत्र उपनिब्ध स्नायु कंडरा मतलब लिगामेंट। तो बोन, जॉइंट, लिगामेंट, मर्म, इनकी सारी डिजीज किसमें कन्वर्ट वो कंसिडर होगी? मध्यम रोग मार्ग, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सा? आभ्यंतर रोग मार्ग, कोष्ठ वाला, मतलब जीआई रिलेवेंट डिजीज। कोष्ठ पुनरुच्चते महाश्रोत शरीर मध्य महानिम्नम आमाशय पक्वाश। अब यह 5 पर्याय दी हुए पूछे हुए, आचार्य चरक ने कोष्ठ का कौन सा पर्याय नहीं बताया, बताया। तो भाई कोष्ठ से मतलब यहाँ महाश्रोत मतलब जीआई के नाम, और शरीर मध्य बॉडी के सेंटर में, महानिम्न अंदर ही अंदर, आमाशय पक्वाशय इत्यादि जो है कोष्ठ के पर्याय। तो जीआई रिलेवेंट जो डिजीज होती है उनका लेना देना किससे होगा? कोष्ठ से। तो इसको आभ्यंतर रोग मार्ग कहेंगे, ठीक है। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। शाखागत रोग, क्वेश्चन आता है यहां से ध्यान देना। जो भी आपको बाहर से दिखने वाली बीमारियां है ना, वो सब बाह्य रोग मार्ग या शाखागत रोग में होती। जैसे देखो, गलगंड, अलजी, अपची, चर्म कील, अधिमांस, मस्सा, कुष्ठ, व्यंग, ये, ठीक।
ये एक सुंदर सी ट्रिक है, एक दो बार समझोगे तो याद रह जाएगी। विसर्ग, विदृति, शोध, अर्श, गुल, वीवी से आगे, ये 5 रोग ऐसे हैं बाबू जो बाह्य रोग मार्ग में भी होते हैं और आभ्यंतर में भी होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, विसर्ग, समझो कि शरीर में बाहर की तरफ चकते बनना, जलन होना, अर्पित जैसा मामला, अंदर भी हो सकता है। विदृति, एब्सेस, एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। शोथ, स्वेलिंग बॉडी में बाहर भी होती है, अंदर भी होती है। अर्श, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, ऐसे याद कर लेना। गुल, शरीर में बाहर की तरफ भी उत्छेद हो सकता है, अंदर भी लंप बन सकता है। तो ये पांचों अंदर और बाहर दोनों जगह होते हैं, इसलिए आभ्यंतर और बाह्य दोनों रोग मार्गों में इनको आचार्य चरक ने सम्मिलित किया। क्लियर है? आगे यही लिखा हुआ है, विसर्ग शब्द, शब्द शोध को कहते हैं। गुल्म, अर्श, विदृति, ये शाखा अनुसारी है बाह्य रोग। आगे देखो मध्यम रोग मार्ग के रोग, तो मैंने आपको बोला था बोन, जॉइंट, लिगामेंट, मर्म, पक्षवद, ग्रह, अपतानक, अर्दित। अब ध्यान से देखो, मर्म में सिर है, अब खोपड़ी फूटेगी तो नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। प्लस जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया, शोष राज्य, इसके अलावा तो साफ लिखा हुआ, कुछ दिक्कत नहीं है। मध्यम रोग मार्ग में मर्मास्थ संधि होता है ना, अस्थि संधि, शूलम, शिरो, हृदय, बस्ती रोग, मध्यम मार्ग अनुसार। और इसमें भी पता चल जाएगा कि जब आप देखते होंगे ना बाइक के एक्सीडेंट वगैरह केस आते होंगे ट्रॉमा में, तो जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, सिर के चोट लग जाती है, तो या तो सिर हिलाता हुआ ही आता है, मतलब उसका नर्वाइन जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है एक्सट्रीम ट्रॉमा की वजह से, पैरालिसिस हो जाता है, फेशियल पाल्सी होती है, फिट्स होते हैं। तो ये सब, तो ये मर्म के चोट लगने से ऐसा होता है। तो पक्षवद, ग्रह, अपतानक, अर्दित, ठीक है। शोष, राजयक्ष्मा और गुदभ्रंश, इन दोनों को डायरी में लिखना कि ये मध्यम रोग मार्ग के, और उन पांचों को वीवी से आगे को डायरी में लिखना कि ये बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही रोग मार्ग के। ठीक है, चलो अब आभ्यंतर रोग मार्ग, इसमें आभ्यंतर में क्या है, जीए डिजीज आएगी सारी, बाकी 5 तो तुम्हें याद है, वो तो आएगी जो कॉमन है। विषर्भ, सब, गुलमर्श, विदृति, ये तो आनी थे। अब यहाँ सारे ही अग्नि मानदे वाले और जीए वाले रोग, जैसे देखो ज्वर, अतिसार, उल्टी, दस्त, बुखार, है ना, कोलेरा, श्वास, हिक्का, आना, प्लियोदर, प्लिया आदि की बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट त्रिविध वैद्य, छदमचर, सिद्ध साधित, वैद्य गुण युक्त, ये दोनों ही नकली है। नाम भली सिद्ध साधित, असली कौन सा है? 24 कैरेट गोल्ड, जो 5 साल 5.5 साल एसटीसी करवा के बीएमएस करता है, फिर उसके बाद में तैयारी करता है, फिर पीजी करता है, वो है वैद्य गुण युक्त। तो विषम, छदमचरा संति त्रिविध। ठीक है, छदमचर कौन सा है? जो ये टेंट लगा के बैठे रहते हैं ना आयुर्वेद के नाम से रोड के पास, इनके पास में क्या होता है, आयुर्वेद की कुछ ऐसी विस्मयकारी औषधियां, जड़ें होती है, किताबें होती है आयुर्वेद की, माइक लगा होता है। वैद्य भांड औषध पुस्त पंचवेर अवलोकन, और बैठा बैठा पढ़ रहा है, ऐसा नाटक कर रहा है। तो किताबें हैं, आयुर्वेद के बर्तन हैं, आयुर्वेद की दवाइयां हैं, टेंट लगा रखा है, और कुछ ग्रंथ हाथ में लेके उनको पढ़ने की नौटंकी करता है, या फिर नाड़ी देखते हैं, 25 रुपए में नाड़ी यूं पकड़ के बैठ जाएगा, टेंट वाले जो देखते हैं। ये प्रतिरूपक है, मतलब छद्मचर है, ये याद रहे ये शब्द। ठीक है, नेक्स्ट सिद्ध साधित, ये भी नकली है, नकली नकली। सिद्ध साधित का मतलब है किसी सिद्ध व्यक्ति के साथ रहने से वो काम तो सीख गया,
लेकिन वैद्य वाले गुण नहीं उस। तो लिखा श्री यशो ज्ञान सिद्धा नाम, श्री यश ज्ञान से सिद्ध किसी व्यक्ति के साथ व्यपदेशात वैद्य शब्द लबनते, इनको भी डॉक्टर साहब करने लगते हैं लोग, क्योंकि जो फेमस वैद्य फेमस डॉक्टर है उसका असिस्टेंट होता ही, इनको सिद्ध साधित किया। नेक्स्ट, अब ये क्या करते हैं पता है, मैं तो उन डॉक्टर साहब के वहां हूं 20 साल से, पर ये डिग्री वाला डॉक्टर नहीं है। नेक्स्ट, ये अपन जीविताभिसर, जीवन देने वाले, है ना, दो तरह के होते हैं, एक प्राणाभिसर एक जीविताभिसर। प्राणाभिसर तो वो होता है जो प्राणदायक, जीविताभिसर और प्राणाभिसर एक जैसी है। एक भी और आएगा मतलब इनका अपोजिट वाला, है ना। प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्ध सिद्धि सिद्धा सुख प्रवृत्त, हमारे पास सब है, प्रयोग है, ज्ञान है, विज्ञान है, सिद्धि है, और हम है जीविताभिसर। दो तरह के लिख ले बेटा, जीविताभिसर पब्लिक प्राणाभिसर। वैद्य कौन होते हैं, प्राणदायक, और वी कैन से जीवनदायक। और दूसरा होता है रोगाभिसर, मतलब नकली, मतलब छद्मचर। नेक्स्ट, तीन प्रकार की चिकित्सा, देव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय, सत्वावच। पहले चैप्टर में पढ़ाई थी मैंने आपको, ये दोनों शारीरिक दोषों की चिकित्सा है, ये मानस दोषों की चिकित्सा। देव विपाश्रय में मंत्र औषधि मणि मतलब देवताओं का स्मरण, मंगल बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित उपवास, ये सब। युक्ति विपाश्रय मतलब जो अपन ट्रीटमेंट लिखते हैं कि क्या खाना खाना है, क्या औषध देनी है, क्या पथ्य पालन करता है, उसकी पूरी योजना, पुनर्आहार औषध द्रव्याणाम योजना। और तीसरी है सत्वावजय। सत्वावजय का मतलब मन को जीतने वाला, तो मन को अहित विषयों में जाने से रोकना, मन को भटकने से रोकना। जैसे इसका बेस्ट तरीका है, रोज सुबह उठ के सिर्फ आंख बंद करके बैठना, रोज 15 मिनट मेडिटेशन, ध्यान। अगर कोई रोज सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होके और 15 मिनट एकांत हो जाके सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाए और सिर्फ खुद की सांस की गति पे ध्यान दे कि मेरे को सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस, ये सिर्फ 15 मिनट करना, अलार्म लगा। तुम इसका मैजिक देखना, 1 महीने के अंदर तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारा जो सोचने का तरीका, और जो तुम जरा जरा सी बात पे रिएक्ट कर देते हो, जरा जरा सी बात पे तुम हाइपर हो जाते हो, सब बैलेंस्ड हो जाए। 15 मिनट डेली, तो मन को अहित विषय में जाने से रोके। नेक्स्ट, पुनः 3 भेद और किए चिकित्सा के, अंत परिमार्जन इंटरनल मेडिसिन, बहि परिमार्जन एक्सटर्नल एप्लीकेशन, और शस्त्र प्राणिधान। अब देख लो क्या है अंत परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान। अंत परिमार्जन बोलता है कि शरीर के अंदर औषधियां देके शरीर को अंदर से साफ कर। बहि परिमार्जन में वही लेप स्वेदन प्रदेह परिषेक, बाहर की साफ। शस्त्र प्राणिधान छेदन भेदन वेदन धारण लेखन उत्पादन प्रच्छान सीवन सार अग्नि जलोक। सबको हटा के मैं एक लाइन मार्क करता हूं, ये बात, इस लाइन का रेफरेंस आ सकता है, तो आपको याद रखना ये लाइन चरक सूत्र 11 की है, सुश्रुत की नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तो सुश्रुत में पढ़ेंगे, छेदन भेदन लेखन वेदन धारण उत्पादन प्रच्छान सीवन, तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब सुनो, यहां एक चीज लिख लो आप, चरक बराबर चिकित्सा या औषध बराबर 3 भेद। ठीक है, और चरक बराबर ही भेषज बराबर 2 भेद। स्वस्थस्यो ऊर्जस्कर और रोग नुत।
और चिकित्सा या औषधि के 3 भेद कौन से, जो ऊपर है वो ये पढ़ेंगे चरक चिकित्सा 1 में, सेकंड वाली बुक जब स्टार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़। लिखा है, ध्यान से सुनना। अणुर ही प्रथम भूतवा रोगा पश्चात वर्धते स जात मूलो मुष्णाति बलमायु दुर्मति। स्टार्टिंग में सारे रोग बहुत कम लेवल पे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उसके बाद में बढ़ते। जो इनके उत्पन्न होते ही इन पर ध्यान नहीं देता है, बाद में ये रोग जो है जड़े जमा लेते हैं और वो दुर्मति मतलब मूर्ख आदमी जो वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इसी के साथ में आपका ये चैप्टर हो गया पूरा त्रिएशनीय। और इसमें आपने पढ़े हैं 8 त्रिक, जिनके पीछे टेबल भी दी हुई है। कल अपन पढ़ेंगे वात कला। अब वात कला के लिए पढ़ने से पहले आपका होमवर्क है वायु के 5 भेद, उनके स्थान व कर्म पढ़ के आना था। कल ही पूरा हो जाएगा चैप्टर और बहुत मजा आने वाला, और इससे अपना निर्देश चतुष्क भी पूरा हो जाएगा, है ना। अब चालू कौन सा होगा, कल्पना चतुष्क। ठीक है, तो कल ये जरूर से पढ़ के आना। वायु के 5 भेद पढ़ेंगे, स्थान और कर्म पढ़ के आ जाना। अरे सुन रहे हो कि चले गए, बोलो तो सही भाई, सुन रहे हो ना। कल ये पढ़ के आ जाना। बाकी जो त्रिएशनीय है वो बेसिक है आपके पदार्थ विज्ञान। कल जरूर से जरूर वायु के 5 भेद पढ़ो। ठीक है, ओके।